केमिस्ट्री के सीरीज में मतलब घर्षण चक्र का जो केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे उसके सीरीज में आज हम लोग ईंधन को कवर करेंगे और कुछ ही चैप्टर बचे हैं। उसके बाद हमारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो नोट से शुरुआत करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगी से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। ईंधन दक्षता किसी ईंधन के 1 किलोग्राम किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किग्रा मात्रक द्वारा प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान अब इसमें है। गोबर के उपले का ऊष्मीय मान है 6 to 8 kg पर kg। उसके बाद लकड़ी लकड़ी का है 17,000 से 22,000 पर kg। कोयला का है 25,000 से 33,000। पेट्रोल का है 45,000। मिट्टी के तेल का है 45,000। डीजल का है 45,000। मीथेन का है 50,000। सीएनजी का है 50,000। एलपीजी का है 55,000। जैव गैस का है 35 से 40,000 और हाइड्रोजन का है 1,50,000। ईंधन बढ़ता हुआ ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला है लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। यह सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है ईंधन इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न मोनो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे में से सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। थर्ड है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा संभवतः विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कोयले और डी कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत वेट अ सेकंड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ता है। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोल इंजन है वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। जीवाश्म ईंधन तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों जैसे कि कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष और जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोयला गैस।
कोक क्या है? यह एक कठोर संरंध्र काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में बहुत से धातु का निष्कर्षण में किया जाता है। कोल तार यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कोयला गैस कोयले के प्रकमन द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रकमन संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। कोयला ठोस जीवाश्मी ईंधन है और प्राथमिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना होता है। कोयले की 5 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है पिट कोयला। दूसरी श्रेणी है लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला। तीसरी श्रेणी है सब बिटुमिनस। चौथी श्रेणी है बिटुमिनस और चौथी श्रेणी है बिटुमिनस जिसको सॉफ्ट कोयला भी बोलते हैं। और पांचवी श्रेणी है एंथ्रासाइट कठोर कोयला। पिट कोयले में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है। तलछटों के भार द्वारा पिट संपीड़ित होकर सहस्त्रों वर्षों के बाद लिग्नाइट भूरा कोयला में परिवर्तित हो जाता है। पिट की तुलना में लिग्नाइट में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। पृथ्वी से लगातार दबाव एवं ऊष्मा मिलने से लिग्नाइट बिटुमिनेट मृदु कोयले में बदल जाता है। यदि दाब एवं ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में मिले तो एंथ्रेसाइट कोयला कठोर कोयला निर्मित होगा, जिससे अधिक ऊष्मा एवं कार्बन तत्व पाया जाता है। ऊष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट कोयला में सर्वाधिक ऊष्मा एवं लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है। कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने में कम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जित होता है। इसलिए यह विद्युत संयंत्रों में ईंधन के लिए सबसे अवांछनीय उपयुक्त ईंधन है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम या कच्चा तेल ऐसा तेल जो जमीन से निकलता है, एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है। इसमें हजार दहनकारी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की औषधियां मिली रहती है। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली, समुद्र अधस्थल के नीचे भूमि पर, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों, जहाजों, तेल टैंकरों के द्वारा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। रिफाइनरियों में तेल का गर्म करते हैं एवं उसको उसके विभिन्न घटकों में पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर आश्रित करते हैं। इनके महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है गैस, दूसरा है गैसोलीन, तीसरा है हवा, जहाज में काम आने वाला ईंधन केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्ता, ग्रीस एवं मोम एवं एस्फाल्ट। तेल के आसपास से प्राप्त कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन केमिकल कहते हैं, जिससे पीड़कनाशक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे, पेंट एवं औषधियां इत्यादि बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस गैसीय हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण है, जो प्रायः पेट्रोलियम के साथ तेल कूपों से निकलती है। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस प्राकृतिक दरारों, नेचुरल फीसर्स से या अप्रवेश चट्टानों में छेद करने पर उच्च दाब के साथ निकलती है। प्राकृतिक गैस में साधारणतः गैसीय हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होती है तथा अन्य गैसों में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक गैसों में हीलियम भी होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में लैंप ब्लैक, हाइड्रोजन, गैसोलीन व कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। प्रायः प्राकृतिक गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक करके उन्हें उच्च दाब पर द्रवित करते हैं और द्रव मिश्रण को स्टील के सिलेंडरों में रखते हैं। यह द्रव मिश्रण एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। दाब हटाने पर यह द्रव पुनः गैसीय अवस्था में बदल जाता है। एलपीजी का उपयोग प्रायः घरों में तथा होटलों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यहाँ से प्रश्न को शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो कोयला गैस, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। बाकी पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होते हैं। अन्य विकल्पों में कोक तथा टार कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कोल गैस को कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व डीजल। जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस एक महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 95% तथा थोड़ी मात्राओं में एथेन एंड प्रोपेन आदि गैसें भी होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ओके, हाइड्रोजन का लगभग 1,50,000 के आसपास। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वलकों में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का 150, चारकोल का 33 और प्राकृतिक गैस का 33 से 50, गैसोलीन का 50 ईंधन मान होता है। फिफ्थ है, कोयले की राख कोलैस में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कथन नंबर 1 दिया हुआ है। दूसरा है कि कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि भारत कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है और ये तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद पहले से होते हैं, अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है और ये आईएएस प्री के 2020 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है। कोयले के दहन के पश्चात शेष अपशिष्ट ही कोयले की राख है। भारत में कोयले की निम्न गुणवत्ता में के पाए जाने के कारण इनमें राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः भारतीय कोयले में राख की मात्रा 25 से 45% तक होती है, जबकि आयातित कोयले में राख की मात्रा 10 से 20% तक होती है। सामान्यतः राख में भारी धातुएं जैसे कि आर्सेनिक, सीसा, पारद, कैडमियम, क्रोमियम, सिलीनियम आदि अंतर्विष्ट होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि वे ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं। दूसरा कहता है कि ताम्रमल, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षारण लीचिंग का कारण बन सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं।
3 सही स्टेटमेंट है लेकिन 1 इनकरेक्ट है। एक कथन जो एक है वो असत्य है। ताम्र पिघलन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक जैसे गैसें निर्मुक्त हो सकती हैं, लेकिन वे पर्यावरण में घातक मात्राओं में कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मुक्त नहीं करते। अधिकतर कॉपर गैस कॉपर और सल्फर आधारित होते हैं और उनके प्रज्वलन स्मेल्टिंग के फलस्वरूप सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। जो अधिकतर कॉपर अयस्क होते हैं वो सल्फर आधारित होते हैं, इसलिए जब स्मेल्टिंग होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। इसलिए कथन 3 तो सत्य होगा। प्रज्वलन का एक अन्य उप उत्पाद ताम्रमल कॉपर स्लैग है। यह तीव्र मल भूमिगत जल में भारी धातुओं आर्सेनिक कैडमियम लेड या मरकरी के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है? कोयले का जलना। कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता है। इसके जलने से बहुतायत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो बंद कमरे में घुटन का कारण भी बनता है। 8, कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से इसका कार्य क्या है? तो अपचायक रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। और जो इसका काम नहीं है वो है उपचायक के रूप में कार्य करना और लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका से दूर करना, ये इसका कार्य नहीं है। कोक अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह ऊष्मा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भट्टी तेल फर्नेल ऑयल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। और ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। भट्टी तेल जो होता है फर्नेस ऑयल, वो यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ईंधन तेल फ्यूल ऑयल को भट्टी का तेल फर्नेस ऑयल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा ईंधन है जिसमें मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के आसमान डिस्टिलेशन के अवशेष होते हैं। स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट है। कुछ उद्योगों द्वारा इसका ऊर्जा एवं विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भट्टी के तेल में सल्फर भी होता है जिसके रहने पर प्रत्यक्ष परिमाण सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन एंटी नॉक गुण का पता लगता है। 11, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। 12, निम्नलिखित में मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होता है? डीजल। जिस प्रकार ऑक्टेन संख्या गैसोलीन के ज्वलन स्थिरता इग्निशन स्टेबिलिटी के मापन में प्रयुक्त की जाती है, सीटेन संख्या का प्रयोग भी इसी संदर्भ में डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण हेतु किया जाता है। डीजल का दहन स्पार्क के लिए संपीड़न द्वारा कराया जाता है, अतः जब डीजल ईंधन संपीड़ित किए जाते हैं जितना जल्दी प्रज्वलित होती है उसकी सीटेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। अच्छे डीजल की पहचान है। डीजल इंजन ईंधन में प्रयुक्त ईंधन है केवल डीजल की वाष्प और वायु। डीजल ईंधन में जो प्रयुक्त ईंधन है वो है डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने में से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेट नहीं होता है, अतः इसे सिलेंडर के भीतर हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान स्फुलिंग दहन का कार्य करता है। 14, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन।
घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक का मीथेन होता है। 15 बायोगैस संयंत्र में से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। बायोगैस संयंत्र में उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा शिलाक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। बायोगैस में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। 17 बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा शिलाक्सेन उपस्थित होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस के मुख्य तत्व गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। बायोगैस में किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस में किण्वन प्रक्रिया होती है। ये हम इस क्वेश्चन में हम लोग हाइड्रोजनीकरण तो नहीं लगाते, बहुलीकरण नहीं लगाते, लेकिन अपचयन और किण्वन में कंफ्यूज हो जाते हैं और जरूर हम लोग अपचयन लगाते हैं। लेकिन ये बहुत याद रखना जरूरी है कि बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। 21 निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI वैज्ञानिक डॉक्टर SV देसाई ने 41 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर, धान के खेत से निकलने वाली कौन सी गैस है? मीथेन। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें विमुक्त होती हैं, जो कि विकल्प में एथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर बी ही होगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण है। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। एलपीजी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। घरों में यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें अत्यंत दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैसें द्रवित होती हैं। इन्हें द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रवाही या से प्राप्त होती है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंधयुक्त पदार्थ जैसे कि मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है। 26 घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। 27 घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है ब्यूटेन है। प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, बट इसमें ए आंसर क्यों दिया हुआ है? घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में हाइड्रोकार्बन गैसों का ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन,
ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ जैसे कि मरकप्टन वगैरह मिलाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन भी होगा, बट इसमें दोनों ऑप्शन में है इसलिए शायद यही होगा। इंडियन गैस का एलपीजी का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? इथाइल मरकप्टन। एलपीजी में अरुचिकर गंध एथिल मरकप्टन के कारण आती है, जिसे एलपीजी के सिलेंडर से रिसाव की जानकारी को से के लिए मिलाया जाता है। 30 एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन होगा। सीएनजी, देखो सीएनजी मीथेन और इथेन है। एलपीजी ब्यूटेन एंड प्रोपेन है। कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। 31 एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो ए गलत है, आर सही होगा। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जा सकती है। तरलीकृत एलपीजी गैस एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। बायोगैस में उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होती है। 32 घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन या अन्य गैस के सिलेंडरों में गैस गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में गैस तरल अवस्था में होती है। इस कारण दाब मापक यंत्रों को लगाने पर एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। 33 सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है? तरल के रूप में। दिए गए यौगिकों में कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 45 से 85%, अल्प मात्रा में इथेन, प्रोपेन आदि गैस मिलाई जाती है। 35 कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है, उसके 1% से भी कम आयतन प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। सीएनजी धरती को के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, और इसमें 80% से 90% तक मीथेन CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में नाइट्रोजन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड और 87% जैविक गैसों को लगभग कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% उत्सर्जित करती है। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। संपीड़ित सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 40 का स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा स्टेटमेंट के बाद में प्रथम एलपीजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है। इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होता है। तो स्टेटमेंट एक ही सिर्फ सही है, जबकि 2 और 3 गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम कुओं में द्रव की सतह पर पाए जाने वाले हल्के हाइड्रोकार्बन्स के गैसीय मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका संगठन इस प्रकार है: मीथेन 80%, इथेन 7%, प्रोपेन 6%,
कैलिफोर्नियम ब्यूटेन 4% और आइसोब्यूटेन 3%। प्रोपेन एवं ब्यूटेन को इस मिश्रण से पृथक करके उच्च दाब पर द्रवित कर लिया जाता है, जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह रसोई गैस में प्रयुक्त की जाती है। भारत का प्रथम एलपीजी टर्मिनल दहेज, गुजरात में स्थापित किया गया था। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है रासायनिक रूप से। केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। गैसोहॉल होता है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल ईंधन 10% एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। 44 कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम तो है, कोयला भी है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। यस, 1, 3 और 4 सही है। यहाँ पे बेंजीन की तरह जगह गैसोलीन होगा। कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। गैसोहोल या ईटेन एक ईंधन है जो 10% निर्जल एथेनॉल तथा 90% गैसोलीन का मिश्रण है। पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्यतः मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। पेट, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड CH3CH2 का होल 4 Pb इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग दर बढ़ जाए। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। 47 ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रतिशत के रूप में किया जाता है। इसका गलनांक -12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका एक का प्रयोग होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में होता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है, जो इन भारी वाहनों के कुल ईंधन खपत में कमी लाती है। 49 निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबंशन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित प्रॉपर बर्न के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना है। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर के स्थान पर फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में, मान लो कि कार में हम लोग पेट्रोल डालते हैं तो कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडल में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और उत्प्रेरक प्रतिवर्तक रोचक सहित। रेडियल टायर के कारण घर्षण बल कम कार्य करेगा, जिससे मोटर कार की कार्य क्षमता गति बढ़ जाएगी। बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप में ईंधन कम खर्च होगा और गति भी बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक परिवर्तन में रेचक सहित कार्य प्रणाली मोटर को गर्म करने से बचाएगी, जिससे उनकी कार्य क्षमता और बढ़ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 51। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि यह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वासक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो बाद में पाया जाता है? हाइड्राइड। हाइड्रोजन गैस बहुत कम तापमान पर पैलेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। 52। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद बाई प्रोडक्ट है? तो एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण का बाई प्रोडक्ट है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाह यास्पन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का प्रतिशोधन परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। एस्फाल्ट हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है यूरो 1 और यूरो 2 वाहन से। यूरो 1 और यूरो 2 वाहन से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 भारत में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के संरक्षण से संबंधित है। यह भविष्य में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता के विस्तार पर जोर देता है। एक क्वेश्चन हमारे डी वाले टॉपिक से छूट गया था तो वो यहाँ पे कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन इसमें से सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में सबसे छोटा है। यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे विस्फोटक। विस्फोटक पदार्थ दोनों से पढ़ने से शुरुआत करते हैं। विस्फोटक एक्सप्लोजिव्स एक्सप्लोजिव्स वे पदार्थ जो ताप घर्षण या उचित परिहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं विस्फोटक कहलाते हैं। एक अच्छे विस्फोटक पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। पहला है विस्फोटक पदार्थ के वाष्पशील नहीं होना विस्फोटक पदार्थ को वाष्पशील नहीं होना चाहिए। यह आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। तीसरा यह सस्ता स्थायी होना चाहिए। फोर्थ है यह तीव्र विघटित होना चाहिए। कुछ विस्फोटक निम्न है। पहला है ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन TNT। इसे टोल्यूएन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस है। यह अत्यंत उच्च कोटि का विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन TNT का उपयोग बम तथा टॉर्पीडो को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमिटोल विस्फोटक बनाने में करते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG यह एक रंगहीन जलीय द्रव है। इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। यह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। यह फिनॉल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह भी 1% विस्फोटक है। डायनामाइट इसका आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल ने 1860 के दशक में किया था। इसे अक्रिय पदार्थ जैसे कि लकड़ी के बुरादे या कीजे लघु में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग कुएं खोदने सड़क बनाने बांध बनाने सुरंग बनाने चट्टानें तोड़ने आदि के लिए होता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लास्टिंग जिलेटिन
यह 7% नाइट्रोसेलुलोज तथा 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में किया जाता है। RDX, इसका रासायनिक नाम साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन है। साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन या ट्राइनाइट्रेमीन है। इसका प्लास्टिक पदार्थ जैसे कि पॉलीब्यूटेन, एक्रिलिक अम्ल, पॉलीयूरेथन तेल मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। इसके तापमान व आग फैलने की गति बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। इसकी विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। इस विस्फोटक को जर्मनी में हेक्सोजोन, इटली में T4 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के रूप में जाना जाता है। इसके एक रूपों को C4 भी कहते हैं। गन कॉटन, रुई या लकड़ी के रेशों द्वारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा नाइट्रोसेलुलोज गन कॉटन प्राप्त होता है, जो एक महत्वपूर्ण विस्फोटक पदार्थ है। अब हम लोग प्रश्न कोश देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण बनता है? तो मीथेन और वायु। खानों में जो सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती है, इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु के साथ ये मतलब कितनी मात्रा मीथेन जब वायु के साथ मिल जाती है तो विस्फोटक बनाती है, दैट इज 5.515%। वायु में 12.5 पर से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में विस्फोटक होते हैं। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोटक कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? TNT तो है, ट्राइग्लिसरीन भी है, RDX भी है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्मरोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? TNG। नोबल तेल TNG। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG एक विस्फोटक द्रव्य है, इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से यह कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। RDS आविष्कृत हुआ है हैनिंग द्वारा। RDX अनुसंधान विभाग विस्फोटक, रॉयल विध्वंस विस्फोटक, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव का संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह शक्तिशाली विस्फोटक है। इसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग द्वारा की गई थी। कौन सा कथन सत्य है? TNT एक कीटनाशक है। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव एक अति विस्फोटक सोच है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6N6O6 होता है। RDX वास्तव में साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रिएमीन है। इसे अन्य नामों से जैसे कि साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन एवं T4 से भी जाना जाता है। यह TNT से अधिक विस्फोटक होता है। इसके विस्फोट का वेग 8750 मीटर पर सेकंड होता है। इसकी उच्च विस्फोटकता के कारण इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर व्यापक रूप में किया गया था। RDX एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो हेक्सामाइन पर सघन नाइट्रिक अम्ल डालकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। क्वेश्चन नंबर 8, किसको किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग में लाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी हैवी रंगीन कलरलेस तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है जिसे इसे ग्लिसरीन नाइट्रेट या 123 ट्राइनाइट्रोक्सीप्रोपेन के रूप में नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? एमाटोल में।
नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। कॉल्डाइट, ब्लीचिंग, जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन है, जबकि एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है जो ट्राइनाइट्रोटालुइन तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण में होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन सा है? ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसिल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठक है। सो ये ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अब शायद एक विभेद बचा है और एक दो चैप्टर और बचे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।